आप देख रहे हैं देश का सवाल। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद की शपथ के लिए 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस दौरान ट्रंप ने 7 देशों पर सैन्य हमले किए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तो घर से उठवा लिया गया। दर्जनों देशों पर अनाप शनाप ट्रैफिक लगाया। राष्ट्राध्यक्षों की बेइज्जती की। पूरे पश्चिमी हिस्से पर खुला दबदबा जताया। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ट्रंप चाहते क्या हैं, वो क्यों कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या करने के पीछे की मंशा है। क्या अब ट्रंप के निशाने पर ईरान है। सवाल यह भी है कि ईरान पर हमले के पीछे, देरी के पीछे वजह क्या है। क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ भी कोई बड़ा गेम प्लान कर रहा है। क्या यह देरी ट्रंप के मास्टर प्लान का हिस्सा है। क्या जंगी तैयारी मुकम्मल होने के बाद वो ईरान पर हमला करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या ईरान पर हमले से पहले की तैयारी के लिए ट्रंप ने चुप्पी साध रखी है। असल में अमेरिका ने कई सैन्य तैयारियां अभी तक पूरी नहीं की हैं, बल्कि पिछले कुछ महीनों में ईरान के आसपास अमेरिकी सेना कम हुई है, जिससे विकल्प सीमित हो गए हैं। अक्टूबर 2025 में मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कोई एयरक्राफ्ट तैनात नहीं है। इसका मतलब है कि ईरान की सरकार के ठिकानों पर या तो ईरान के नेता खोमेनी पर अमेरिकी हमले अपने दम पर होगा या तो नहीं होगा। ऐसा करने के लिए अमेरिका को मध्य पूर्व के देशों में मौजूद हवाई अड्डों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ईरान उन्हें पहले चेतावनी दे चुका है। अमेरिका के पास दूसरा तरीका B-2 बॉम्बर के जरिए हमला है, जो जून 2025 में वो कर चुका है। लेकिन ईरान का दावा है कि उससे भी उसके परमाणु ठिकाने तबाह नहीं हुए हैं। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ईरान को लेकर, वो सुनिए। उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। Much needed and most welcome, firstly. Secondly, attention of world powers towards the conditions in Gaza, which is more than a humanitarian crisis, which is virtually a living hell on earth right now, is again, I would say, a welcome step. The issue is that the way President Trump is structuring this board of peace is a matter to be looked into further. However, at the same time, yes, India should welcome and India should take part in it. जमहूरियत बहाल करने के बहाने से वो मुल्कों को तबाह करता है। अगर ईरान के लोग आज ये नहीं समझेंगे और वो अमेरिका के और इजराइल के जांसे में तिमियन खुदा दी नजात तिमन गसे सीरिया खुद ज्यादा हालात खराब, बदतर हालात। हालांकि प्रोटेस्ट तो पूरे मुल्क में होने चाहिए थे जैसे पहले होते थे ईरान के हक में, क्योंकि ईरान और हिंदुस्तान का बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है। कश्मीर के साथ भी ईरान का बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है। मगर जब से बीजेपी की सरकार आई है, मुल्क में सारा निज़ामी तब्दील हो गया है। लोगों को डर लगता है किसी चीज़ के हक में प्रोटेस्ट करने में। मगर देखिए, ईरान के अंदर बहुत सारे लोग हमारे फंसे हुए हैं और बहुत सारे भारतीय उनको सुरक्षित निकालने के लिए मैंने विदेश मंत्री से मिलने का समय मांगा। जो भी मिले वहाँ जा रहा हूँ मिलने के लिए। एक लेटर भी लिखा है, मैं लेटर देकर आऊँगा कि जल्द से जल्द वहाँ से भारतीयों को निकालने की व्यवस्था भारत सरकार करे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये भी स्थिति नहीं होगी कि वो टिकट खरीद सकें, तो उन लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार अपने खर्चे पर सब लोगों को वापस ले गए। हमारे नागरिकों की जान की रक्षा हो। तो आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, आप देश का सवाल भी सुन लीजिए। जी हां, सवाल नंबर 1 जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या ईरान पर हमले में देरी अमेरिका का गेम प्लान है। देश के सवाल का सवाल नंबर 2, क्या वॉरशिप खाड़ी में पहुंचने के बाद अमेरिका ईरान पर हमला प्लान करेगा। देश के सवाल का सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे, एक साथ में 7 मुल्कों पर हमला हुआ साल भर के भीतर, क्या ईरान पर अब हमला होने वाला है। सवाल नंबर 4, अमेरिका इजराइल की अचानक चुप्पी के मायने क्या है, मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है। और देश के सवाल का सवाल नंबर 5 जिस पर चर्चा होगी, क्या खामेनेई की जिद ईरान को बर्बाद कर देगी। उनका सरेंडर ना करना, उनका जंग में जाने का जो प्लान है, उससे क्या अब सीरिया और गजा जैसा हालात, गजे जैसी हालत हो जाएगी ईरान की। इस पर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके साथ हम चर्चा करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ईरान में जो कुछ हो रहा है वहां पर चीजें कैसे होने वाले हैं। जी हां, समझिए। और इससे पहले कि हम पैनल पर जाएं, फटाफट मैं आपको ग्राफिक के जरिए समझा देता हूं कि आखिर वहां पर हालत हजरा क्या है। ट्रंप ने अपने कदम पीछे क्यों खींचे, ईरान पर हमला क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे का गेम प्लान समझिएगा। इसका मास्टर प्लान क्या है। अमेरिका की जंगी जो तैयारी अभी मुकम्मल नहीं हो पाई है, इस वजह से वो पीछे हटा है। कतर से अमेरिकी सैनिक हटाए जा रहे हैं। वो चाहता है कि उसके सैनिक वहां से हट जाए ताकि हमले की आशंका ना हो। एक और एटॉमिक वॉरशिप ईरान की ओर बढ़ रहा है, यानी अमेरिका पूरी तैयारी कर रहा है। ये सिर्फ दिखावे की बात है। जॉर्ज H.W. बुश कैरियर मिडिल ईस्ट
की तरफ बढ़ चुका है, यानी 2 कैरियर क्राफ्ट वहां पर होंगे। 13 जनवरी को होम पोर्ट से ये रवाना हुआ था, यानी पहले अब्राहम लिंकन और अब दूसरा वॉरशिप जा रहा है। वॉरशिप अब्राहम लिंकन पहले ही खाड़ी की ओर बढ़ चुका है, वहां पर पहले ही वो जा रहा है। वॉरशिप जाने का मतलब है कि यूएस नए गेम प्लान पर काम कर रहा है। वो चाहता है 2 वॉरशिप पहुंच जाए और उसके बाद हमला किया जाए ताकि किसी भी तरह की कमी ना हो। और अमेरिका ये बात जानता है कि अगर बिना तैयारी के वो जंग में उतरता है तो उसे बहुत मुश्किल पेश आएगी। जी हां, अब दूसरा ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि आखिर ईरान पर हमला करना मुश्किल क्यों है, यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। अमेरिका की सैन्य तैयारी अभी अधूरी है और अधूरा अगर उन्होंने यहां जंग पर कूदते हैं तो उनको बहुत मुश्किल होगी। बीते कुछ महीनों में ईरान के आसपास यूएस आर्मी बहुत कम हो गई है, डिप्लॉयमेंट कम था, अब उसको बढ़ाने की जरूरत है। अक्टूबर 2025 से मिडिल ईस्ट में यूएस का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और हमला करेंगे तो जमीन उनको मिल नहीं रही, आसमान मिल नहीं रहा है, हमला होगा कहां से? ईरान के नेता खामने पर अमेरिका अकेले हमला करता है तो फंस सकता है इस जंग में, सिविल वॉर का शिकार वो भी हो सकता है। यूएस को मध्य पूर्व के देशों के साथ लगातार बातचीत करनी है। एक ऑप्शन बचा है B-2 बॉम्बर का, जिस पर पहले ही फेज 1 में उसने ईरान की जो एटॉमिक असेंबली लाइन थी उस पर हमला किया था और ईरान ने धमकी दे दी कि भाई अगर तुमने हमको मारा तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक वॉर वेपन्स हैं और अगर 2-4 वेपन भी अमेरिका की ओर दाग दिए गए, इजराइल में 1-2 वेपन भी गिर गया तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। तबाही का जो मंजर होगा वो आप देख नहीं पाएंगे और इसीलिए अमेरिका फूक फूक कर कदम रख रहा है। 2 इनपुट ग्राफिक के जरिए, वॉल ग्राफिक के जरिए हमने आपको समझाया कि आखिर हमला करना मुश्किल क्यों है, क्यों हमला टल गया है। यूएस को लगातार अरब देशों के साथ भी अपना कम्युनिकेशन, डिप्लोमेटिक डायलॉग बनाकर रखना है। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता, अगर मनमानी की तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। खामनेई के पास अपने खुद की आर्मी है और उस आर्मी के बूते खामनेई अपने आप को सोचते हैं कि वो महफूज रहेंगे, उनको कोई छू भी नहीं सकता और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आने वाले वक्त में अब जो खामनेई की सत्ता है उसे गिराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका इस नैरेटिव को समझता है और बार बार अमेरिका इसीलिए पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ वहां पर जाना चाहता है और वहां पर जाने के बाद वो देखेगा कि आखिरकार कैसे इस पूरे गेम प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि अमेरिका ने पहले भी कई बार कहा है कि हमला नहीं होगा, लेकिन हमला हो गया। अब जरा वर्ल्ड मैप पे समझिए अमेरिका के निशाने पर आप कौन कौन है। जी हां, शहर नंबर 1 क्यूबा पर उसकी आई है, वहां पर वो हमला करना चाहते हैं। दूसरा शहर है पनामा में भी वो लगातार हमले की कोशिश में लगा हुआ है। इसके बाद शहर नंबर 3 कोलंबिया है, ये वर्ल्ड मैप पे हम आपको समझा रहे हैं। शहर नंबर 4 ग्रीनलैंड है, जहां पर वो हमले की योजना बना रहा है। और देखिए ये गेम प्लान अमेरिका का। इसके अलावा मैक्सिको एक बहुत करीबी इलाका है, देश है, वहां पर हमले की तैयारी चल रही, क्योंकि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और मैप पे ये वाला जो इलाका है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाला जो इलाका है, ये इलाका अमेरिका चाहता है इस पर उसका दबदबा हो। इसीलिए देखिए वहां पर पनामा, ग्रीनलैंड, कोलंबिया, क्यूबा, मैक्सिको जो राष्ट्र हैं वहां पर वो अपनी पकड़ मजबूत चाहता है, ताकि आने वाले वक्त में जब क्रूड एक्सट्रैक्शन की बात हो, या वो चाहता है कि उसकी इकोनॉमी जो इतनी फ्रेजाइल हो गई है, इन देशों पर कब्जा करने के बाद उसकी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के पीछे की मंशा, वो भले गोल्डन डोम को बता रहे हैं, लेकिन समझिए मैं पे आपको फटाफट समझा देता हूं, बस 30 सेकंड और लूंगा मैं। ग्रीनलैंड से यहां साउथ चाइना सी की दूरी देखिए, ये पूरा रशिया वाला इलाका है, ये पूरा रशिया है, यहां पर चाइना है और यहां से अगर पहुंचना होगा ग्रीनलैंड तो ये पूरा रास्ता समुद्र का खुला हुआ है। ये पैसिफिक ओशन है, यहां पर अटलांटिक ओशन है, सीधा वहां से वॉरशिप यहां पर पहुंचेगी। और इसीलिए ट्रंप को डर लगता है कि अगर रशिया और चाइना यहां से अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेते हैं तो अमेरिका को मारना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ग्रीनलैंड से अमेरिका की दूरी बहुत कम है। ये वाला इलाका जो है वो अमेरिका का है, ये पूरा इलाका कनाडा का है, ये लैटिन अमेरिका का नीचे का इलाका है जहां पर अमेरिका अपना दबदबा चाहता है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके साथ हम जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो नया नैरेटिव है, यानी ईरान पर हमले में देरी के पीछे की वजह क्या है, हमारे गेस्ट आपको समझाएंगे। जी हां, स्वागत कीजिए एम्बेसडर गौरी शंकर जी का। पूर्व राजनयिक है और बहुत वक्त से मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करें। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ, इज ए डिफेंस एक्सपर्ट। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जावेद अहमद साहब मेरे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर, और इनके जरिए भी हम समझने जानने की कोशिश करेंगे कि जो पूरा नैरेटिव है, ये नैरेटिव आखिर किस तरह से बुन रहा है और अमेरिका अगर ईरान पर हमला नहीं कर रहा है अब, उसके पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले मैं एम्बेसडर गौरी शंकर के पास जाऊंगा। सर 2 चीजें हैं, पहली तो ये कि अमेरिका ने ये जो अटैक प्लान था उसको डिले किया और हम ये देख रहे हैं कि 2 वॉरशिप खाड़ी देशों की तरफ उसके रवाना कर दिए गए। पहले अब्राहम लिंकन और HW बुश जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी खाड़ी देशों में बढ़ रहा है। इसका मतलब ये समझा जाए कि अमेरिका अपना गेम प्लान कर रहा है, वो अपने आप को टैक्टिकल मजबूत करना चाह रहा है और इसीलिए डिप्लोमेटिक डायलॉग चल रहे हैं कि नहीं, ईरान में अब तक शांति हो रही है, वहां पर लोगों को फांसी नहीं दी जा रही है। अमेरिका बातचीत के जरिए इस पूरे मसले का हल निकालना चाहता है। सर नमस्कार अमित जी, हमारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। गुड इवनिंग सर। नमस्कार।
देखिए, इसमें कई चीजें इन्वॉल्व हैं। पहला तो यह है कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था ईरान में, ये सबसे मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन था 79 रिवॉल्यूशन के बाद में, और इसी के अंदर सबसे ज्यादा डेथ्स हुई हैं। डेमोन्स्ट्रेशन में फिगर्स 3000 से 30,000 तक वेरी कर रहे हैं। राइट सर। कुछ लोग कह रहे हैं कि काफी लोगों को एग्जीक्यूट किया गया, क्रेन्स के जरिए एग्जीक्यूट किया गया पब्लिक के डोमेन में। तो ये चीजें सामने आई हैं। राइट सर। दूसरी चीज ये है कि अभी जो ईरान है काफी वीक पोजीशन में है। आपने देखा पहले यूएस ने B-52 बॉम्बर से उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक किया था। राइट सर। उसके पहले इजराइल ने भी कुछ लोगों को वहां अटैक से मार दिया था। और उनके जो वेपन सिस्टम है वो भी थोड़े लूज हैं, कमजोर हैं। उनकी इकोनॉमी बड़ी पुअर कंडीशन में है। तो सब चीजों को देखते हुए ईरान बड़ी वीक कंडीशन में है, और उनका ऑयल एक्सपोर्ट बिल्कुल ऑलमोस्ट बहुत कम है, लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज उनके पास बहुत कम है। राइट तो सर। इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये सही समय था कि ईरान के ऊपर अमेरिका अटैक करता, और वहां पे जो थियोलॉजिकल जो रिजीम है, जो बेसिकली जिसको कह सकते हैं कि थियोलॉजिकल डिक्टेटरशिप है, उसको चेंज करता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये बड़े प्रश्न का विषय है। सबसे पहला इसका कारण यह है कि जो ईरान में अभी तक जो डेमोन्स्ट्रेशन हुए, उनमें कोई लोकल लीडरशिप उभर के सामने नहीं आई। ऐसी लीडरशिप जो खोमेनाई को रिप्लेस कर सके। और ऐसी सिचुएशन में अगर खोमेनाई को जाना पड़ता है और कोई लोकल लीडरशिप नहीं होती है, तो वहां पे केओटिक सिचुएशन पैदा हो सकती है। हो सकता है कि वहां एथनिक या सिविल वार भी चालू हो जाए। राइट सर। दूसरा प्रश्न ये था कि जो गल्फ के जो और कंट्रीज हैं, जो GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो कंट्रीज हैं, उनमें भी थोड़ा सा अभी मतभेद है इसके ऊपर। आपने देखा कि सऊदी अरेबिया ने क्लियरली मना कर दिया था कि वो अपना एयर स्पेस नहीं देगा, और कुछ और देशों ने भी उसके ऊपर अटैक करने से अपना प्रोटेस्ट अमेरिका को बता दिया था। राइट सर। तो इसको देखते हुए भी अमेरिका ने थोड़ा इसके ऊपर डिले किया है। राइट। तीसरा रीजन मैं ये समझता हूँ कि अभी रूरल ईरान जो है, अर्बन ईरान में तो बहुत बड़े डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, वो लोग फ्रीडम चाहते हैं, Right, वो sir. लोग ये डिक्टेटरशिप नहीं चाहते। लेकिन रूरल ईरान के अंदर अभी खोमेनाई का काफी प्रभाव है, और जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड हैं उनका सपोर्ट रूरल ईरान से आता है। तो उसको अगर आप बोम्बार्डमेंट के थ्रू खत्म नहीं कर सकते, Right, उसके sir. लिए आपको ट्रूप्स वहां पे भेजनी पड़ेंगी। वो ट्रूप्स भेजना मेरे को नहीं लगता अमेरिका के लिए संभव है। राइट सर। और अगर ट्रूप्स भी भेजेंगे तो अमेरिका कितने ट्रूप्स भेजेगा, क्योंकि ईरान के पास भी करीब करीब 4 से 5 लाख की आर्मी है, राइट और सर। उनके पास मिसाइल्स हैं। तो ये इजी ऑप्शन नहीं है ट्रूप्स भेजने का। उनका एक इरादा था कि खोमेनाई को किसी तरह से पिकअप कर लिया जाए या खत्म कर दिया जाए। वो ऑप्शन इतना इजी नहीं है। तो Right, इन sir. सब चीजों को देखते हुए मेरे को लगता है कि अमेरिका ने अभी इस ऑप्शन को टाल दिया है। अभी वो यही चाहते हैं कि जो लोग पकड़े गए हैं या जिनको हिरासत में लिया है, Right, sir. उनको वो एग्जीक्यूट नहीं करें, और बाद में जैसे भी सिचुएशन बनेगी अमेरिका इसके ऊपर निर्णय लेगा। फेयर इनफ सर। ठीक है, मैं संजीव सर के पास जा रहा हूँ, इज द फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट। संजीव सर, एक चीज अमेरिका का जिस तरह का इतिहास रहा है, मैं मैप के जरिए बॉल पर समझा भी रहा था कि पिछले 1 साल में 7 देशों पर अटैक अमेरिका ने किया है, और रीजन उसके अपने मनमाने रीजंस रहे। समटाइम्स ये रीजन बहुत इडियोटिक भी रहे हैं हमला करने के पीछे के। अभी जो कम्युनिकेशन चल रहा है सर, अमेरिका का इजराइल के नैरेटिव में, अमेरिका का अरब कंट्रीज के बीच में नेतन्याहू की जो भूमिका है, उसको आप हाउ डू यू सी इट, आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या इजराइल हो, दोनों की ही ईरान के संदर्भ में सबसे बड़ी मंशा यही है कि वो 1979 से चली आ रही जो ईरानियन इस्लामिक रिजीम है उसको बदल दें, और वो रिजीम कोलैप्स कर जाए। ये जो रिजीम है, इस्लामिक रिजीम, वो अमेरिका के सभी राष्ट्रपतियों के आंखों में खटकती रही है। Right. और समय समय पर इस तरीके के जो प्रयास या जो कोवर्ट तरीके के साजिशें इत्यादि वो की जाती रही हैं, ताकि ये ईरानियन जो इस्लामिक रिजीम कमजोर पड़े और वो कोलैप्स कर जाए। और इस तरीके की जो सारी जो ट्रिक्स टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज में अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी CIA
और इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद उसमें शामिल रही है। तो ये Right, sir. बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मंशा ईरानियन इस्लामिक रिजीम को बदलने की है। लेकिन वर्तमान समय और ये बात भी स्पष्ट रूप से दिखती है कि अमेरिका इस तरीके का जो प्रेशर है वो बिल्डअप कर करके रखेगा, क्योंकि जैसा कि आपने स्वयं बताया कि अमेरिका के जो वॉरशिप्स हैं वहां पर मूव कर चुके हैं, कुछ तो पहले ही डिप्लॉयड हैं, और जॉर्ज H.W. बुश नामक जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी मूव कर चुका है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हो, अनेक अन्य जो प्लेटफॉर्म्स हो, बड़े प्लेटफॉर्म्स वहां पर तैनात किए जा रहे हैं। और Right, अमेरिका sir. किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है कि जाहिर है कि वो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहा है कि उसके लिए कोई बड़ा ऑपरेशन करना संभव हो पाए। और ये बात भी बहुत स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड के ऑपरेशन नहीं करने जा रहा है, और उसका जो अमेरिका के बूट्स ऑन द ग्राउंड या लार्ज स्केल ग्राउंड अटैक जिसको कहते हैं, उसके ऑपरेशंस का जो इतिहास है वो अच्छा नहीं है। 2003 में अमेरिका इराक में गया तो जरूर, उसने रिजीम चेंज तो जरूर की, लेकिन उस रिजीम चेंज को करने के बाद अमेरिका को वहां लंबा रुकना पड़ा, और ये अपने बड़े सैनिकों की 4400 की संख्या में सैनिकों की जानें भी गंवानी पड़ी। अफगानिस्तान में भी वो गया, लेकिन अफगानिस्तान में उसे निकलते निकलते 2 दशकों का समय लगा, 20 वर्षों का समय लगा। तो ये अमेरिका कोई लार्ज स्केल ग्राउंड अटैक नहीं करने जा रहा है, ये बात स्पष्ट है, लेकिन एक एरियल स्ट्राइक्स या स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जिसमें कि टॉप ईरानियन हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट करते हुए और उन्हें कैप्चर करना या एलिमिनेट करने का जो कार्य है वो अमेरिका कर सकता है। जैसा कि आपने देखा कि कासिम सुलेमानी जो कि ईरानियन रिवोल्यूशनरी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुछ फोर्सेस के टॉप कमांडर थे, उनको Right, sir. बगदाद में अमेरिका ने एक स्पेशल ऑपरेशन में मार गिराया था 2020 में ही। Right, तो sir. इस तरीके के ऑपरेशन अमेरिका जरूर कर सकता है। अमेरिका बहुत ही पैनी और बहुत ही क्लोज वॉच सारी स्थितियों पर रख रहा है, लेकिन अमेरिका एक राइट अपॉर्चुनिटी की तलाश में है कि जिसकी के माध्यम Fair से enough, वहां sir. कार्रवाई Point कर taken, sir. सके। Point taken. और एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि ये जो पब्लिकली हैंगिंग करने का जो ईरानियन रिजीम ने जो निर्णय को टालने का जो काम किया है, Right, वो sir. एक तरह से बुद्धिमत्तापूर्ण है। यदि वो पब्लिक हैंगिंग शुरू कर देते और इंटरनेशनल मीडिया में वो तस्वीरें आती, जैसा कि इरफान सुल्तानी नामक के युवा को हैंग करने का प्लान बनाया था, उसको ईरान ने अब टाला है, तो अमेरिका उस प्रिटेक्स्ट को लेकर कार्रवाई कर सकता था। हालांकि मेरा मानना है कि सप्रेशन बहुत हुआ है, बड़ी Fair संख्या enough, में sir. लोग मारे Fair गए, enough, sir. लेकिन अमेरिका किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में अवश्य है, और वो अपने रीजनल पार्टनर से भी इस बारे में उनको कन्विंस पॉइंट करने टेकन की सर। कोशिश संजीव सर प्लीज स्टे विद मी सर। पॉइंट टेकन। इससे पहले कि मैं जावेद साहब के पास जाऊं, जनरल माथुर, स्ट्रेटेजिक कमांड की बात अगर करें तो पहले अमेरिका शायद इसलिए भी डिले कर रहा था क्योंकि कतर से उसको अपनी आर्मी वहां पर हटानी थी, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर खाड़ी देश में था नहीं, जो फील्ड आप यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा एक अहम बात ये भी थी, वो चाहता था कि मुकम्मल तरीके से उसके वॉरशिप वहां पर पहुंच जाए, और ये तो तय है कि ईरान पर अटैक तो होगा, अभी नहीं होगा, 15 दिन बाद होगा। जनरल साहब। जय हिंद अमित। जय हिंद सर। देखिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले 2-3 फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। श्योर सर। पहली बात, अमेरिका को ये पता है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। दूसरी बात, जब भी हम युद्धों की बात करते हैं, युद्ध जो होते हैं वो आर्म्ड फोर्सेस लड़ा करती हैं, ना कि इकोनॉमीज। अगर इकोनॉमीज युद्ध लड़ती हैं तो कहीं भी अमेरिका कभी भी नहीं हार का सामना नहीं कर पाता। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपको थोड़ी देर बाद पता लगेगा। और तीसरी चीज होती है कि आपके पास कितनी सेना है, ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप उस सेना का कितना अंश उस जगह जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अब जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि क्या अमेरिका क्या चाहता है वहां पे, अमेरिका अपनी आर्मी में से कितना फोर्स ला करके ईरान में अप्लाई कर सकता है, ये इट इज एनीबडीज गेस। आप देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मूव करने की कोशिश करी है। एयरक्राफ्ट कैरियर, रमित, मैं आपको बता दूं, दर्शकों को पता होगा, फिर भी रिपीट करना चाहिए कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वो कैरियर बैटल ग्रुप्स होते हैं। वो एक जहाज नहीं है, INSS जॉर्ज बुश या जो अब्राहम लिंकन जो आ रहा है, ये पूरा उनका एक बेड़ा होता है जिसमें
10 से 15 और भी ज्यादा युद्धक जहाज उसमें शामिल हो सकते हैं, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स हैं, क्रूजर्स हैं, सबमरीन्स हैं, एटॉमिक पार्ट सबमरीन्स हैं, माइन स्वीपर्स हैं, हर किस्म के उसमें जहाज होते हैं। तो जब इतना बड़ा बेड़ा वहां पर मूव करता है तो निश्चित रूप से उसका एक वजह है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अमेरिका के लिए ईरान के ऊपर फिजिकली हमला करना आसान नहीं है, और यही वजह है कि वो कहीं ना कहीं इससे पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। फिजिकली हमला ये तभी कर सकते हैं जब इनके पास उस हमले को एग्जीक्यूट करने के लिए वहां पर दूसरे देशों की सेनाएं उनको हों, क्योंकि आप अमेरिका से तो 4 लाख ट्रूप्स ले जा करके और ईरान के अंदर डिप्लॉय कर नहीं सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उनको अपने साथियों पर निर्भर होना पड़ेगा, और आज उन साथियों का दबाव है अमेरिका के ऊपर, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर, बहरीन हो। वो नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट में इस प्रकार का भयानक युद्ध प्रारंभ हो जाए। अब जहां तक सवाल ईरान का है, जो ईरान की आज की परिस्थिति है, उसकी मेन वजह वहां की आर्थिक समस्या है, उसकी मेन वजह, और वो जो आर्थिक परिस्थिति वहां है उसको क्रिएट करने में भी जो सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाए गए हैं, जिस प्रकार के उन देशों पर जो ईरान के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशंस बनाए हुए हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। इस बात को मैं समझता हूं और मानता हूं कि उनकी जो रेजीम है वो कहीं ना कहीं अपने देश के लिए नुकसानदायक शायद रही है, लेकिन उसका एक मिनट और हमें, तो उसका मोर इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो यूएस से जाकर के उसके तार कहीं ना कहीं दोबारा जाकर के जुड़ते हैं। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है कि अमेरिका के लिए ईरान के ऊपर हमला करना आसान नहीं होगा, और वो हमला वो तभी कर सकते हैं जब या तो इजराइल फिजिकली उनके साथ, और इजराइल भी जो है वो ईरान के बिल्कुल नजदीक नहीं है, उनको बूट्स ऑन ग्राउंड लगाने के लिए, तो उनके जो हमले होंगे वो निश्चित रूप से टारगेटेड हमले होंगे, जो कि लीडरशिप को एलिमिनेट करने के लिए, या फिर कोई न्यूक्लियर एसेट्स को, या वो, लेकिन वो उन्होंने करके देख लिया 12 जून पिछले वर्ष, कुछ नहीं कर पाए। तो इतना आसान नहीं होता है। ईरान एक बहुत पुरानी सभ्यता है, जिसके पास अपनी बहुत सुदृढ़ आर्म फोर्स है, और उसके पास 2-3 और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि वो कर सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% एनर्जी का ट्रेड गुजरता है। ईरान एक ऐसी स्थिति में है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। तो आप देखेंगे कि ईरान के ऊपर हमला करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, इनको सर, आई विल कम टू यू। जनरल साहब, आई कम टू यू, प्लीज स्टे विथ मी। जावेद साहब, आप पूरा मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस आप देख रहे हैं, और किस तरह से अरब कंट्रीज चाहती हैं कि वहाँ पे वॉर एस्केलेट ना हो, सऊदी लगातार बात कर रहा है, कतर लगातार बात कर रहा है, तुर्की भी इनिशिएट कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से खामनेई साहब अड़े हुए हैं, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स उनको सुरक्षा दे रहे हैं, उनको महफूज रख रहे हैं, आपके हिसाब से डिप्लोमेटिक डायलॉग में कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर है? खामनेई अगर इनिशिएट करते, बातचीत के जरिए चीजें बेहतर हो सकती, क्योंकि जब बराक ओबामा साहब राष्ट्रपति थे तो थोड़े सैंक्शंस ईरान पे हटे थे, लेकिन ट्रंप दोबारा आए, फिर सैंक्शन ज्यादा लग गए, और हालत हाजरा वहां पर क्या आप देख रहे हैं? आपको नहीं लगता कि खामनेई साहब को थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से बात करनी चाहिए? जावेद साहब, जावेद साहब आप अनम्यूट करिए, आप शायद म्यूट पर हैं। जावेद साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये जो ईरान का जो एक तरह से आप कह सकते हैं जो पस मंजर है, वो जो लड़ाई की तरफ उसको पुल कर रहा, वो एक बहुत बड़ी एक सिंडिकेट के साथ वो काम करता है, जिसमें एलाइज जो है ईरान के और अमेरिका के, उनमें काफी एक दूसरे में दूरियां हैं। लेकिन जो अभी डेवलपमेंट हुआ है, उस अभी जो जल्दी जो लड़ाई में सीज फायर हुआ है इजराइल और ईरान में, और अमेरिका की जो भूमिका है वो एग्रेसिव है। इसमें एक चीज जो समझ में आई है कि जो लड़ाई है जमीन पे, वो हिडन हो या ओपन हो, यानी सामने से हो, लड़ाई तो लगातार लड़ी जा रही है। अभी जो हाल ही में जो वहां विरोध प्रदर्शन है, वो भी एक लड़ाई का ही हिस्सा है, और वो एक वार स्ट्रेटजी का हिस्सा माना जाता है। यहाँ पे ईरान के साथ जो अभी एक प्लस पॉइंट है, जो खाड़ी के जो मुल्क हैं, वो उनके अंदर संबंध और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है।
जैसा कि अभी आपने उस पे चर्चा में बात सामने आई है कि जो ओपेक के मेंबर हैं उन्होंने तेल के पैदावार बढ़ाने में मना कर दिया, इसलिए कि तेल के जो दाम में है वो स्थिरता रहे, जो अमेरिका को सूट करता है। अमेरिका ने इस इकोनॉमिक प्रतिबंध लगाने के लिए एक और स्टेप चला कि जो मुल्क ईरान को कुछ अपना सप्लाई करेंगे उन पे भी टेरिफ हाई होगा। तो जाहिर सी बात अमेरिका के जिससे पुराने रिश्ते हैं, जिन मुल्क से, जिन कंट्री से उसके रिश्ते हैं, जो ट्रीटी है उसमें हमारा मुल्क भी शामिल है, तो ये चेक एंड बैलेंस की बात है। जो अभी सामने बात आई है कि अरब के कई मुल्कों ने ये कह दिया है कि मैं आपको एयरबेस नहीं दूंगा, मैं आपको किसी तरह का सपोर्ट नहीं दूंगा, लेकिन जो लड़ाई है वो चुनौती भरी है ईरान के लिए, वो एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है और साथ ही साथ जो विद्रोह है वो भी एक बड़ी ही तेजी से उसके खिलाफ है। मैं समझता हूं कि जो वार स्ट्रेटजी है उसमें ईरान की जो दक्षता है, उसकी अपनी लोकल, उसकी इंडिजिनियस जो विकास और डेवलपमेंट है, जो उसकी वार क्षमता बढ़ी है, जिसको हाल ही में हम लोगों ने देखा भी है, तो अमेरिका से उसका कंपैरिजन में तो कहीं ये बात नहीं दिखती है कि कितनी देर तक होगी, कितनी देर तक लड़ाई होगी। लेकिन अमेरिका को भी अपनी संप्रभुता को, यानी अपनी एग्रेसिवनेस और अपनी नंबर 1 बने रहने के लिए ईरान पे अपना कब्जा, इजराइल को खुश रखना और इकोनॉमी को अपनी ताकत रखने के लिए ये उसको करना है। लेकिन ये अफगानिस्तान की लड़ाई या ईरान की लड़ाई वो वेनेजुला या स्पेन या दूसरी और जो लड़ाई लड़े हैं उससे मुख्तलिफ है। तो मैं समझता हूं कि ये एक लड़ाई उस स्टेज पर पहुंच गई है जहां पे ईरान को हर तरह की तकलीफ, उसको इकोनॉमी की तकलीफ या उसकी जो इंटरनल जो सिक्योरिटी है, इन सब उसको और भी अहमद साहब, मसला ये है कि जिस तरह से आप मुझे सुन पा रहे हैं जावेद साहब, कैन यू हियर मी? जी। हाँ, मेरा मसला ये कहने का कि आपको पता है कि आपका देश बर्बाद हो रहा है, आपकी इकॉनमी खत्म हो गई है, डिप्लोमेटिक डायलॉग आपने खत्म कर दिया, आप अड़े हुए हैं कि हम तो परमाणु हथियार से हमला करेंगे। मैं ये कह रहा हूं जो हालत गजा की और सीरिया की है, क्या ईरान की हालत खामनेई साहब वैसी ही करना चाहते हैं? 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से क्या मिला ईरान को, आप मुझे बताइए। तो क्यों बातचीत न करके वहां की अलग अलग खित्तों में जो वहां पर टर्मोइल और टेंशन क्रिएट हो रहा है, अगर वो बात कर लेते, चीजों को बेहतर कर लेते, तो अमेरिका के पास भी दबाव बनता कि यार somebody is there to talk about their issues। आप बात नहीं कर रहे हैं, आप अचानक आते हैं और उसके बाद धमका के चले जाते कि अमेरिका का किया धरा, अमेरिका बर्बाद करा। सबको पता है अमेरिका क्या कर रहा है, लेकिन आपको अपने मुल्क को बचाना है, अपनी पब्लिक को बचाना है, अपनी आवाम को बचाना है, तो आप बातचीत तो करेंगे। आप आते हैं पब्लिक में और भड़का के और अमेरिका की बुराई करके आप चले जाते हैं। आप बात तो करिए अमेरिका से, बोलिए कि एक टेबल पे आकर बात करो, मीडिएशन कराइए मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ, लेकिन वो तो आपसे हो नहीं रहा है। जी सिंह साहब, ये आपकी बात बहुत डिप्लोमेटिक लेवल पे और कहने में चीजें बड़ी सरलता से कही जाती है। जरूर हो रहा होगा, और कितना हो रहा होगा, क्योंकि एक आप देखेंगे कि वो लड़ाई के मैदान में है, वो रुक के लड़ना और बात करना, डिप्लोमेटिक बात करना, वो जरूर चल रहा होगा। लेकिन जब एक दूसरे के दुश्मन जब सामने होते हैं तो वो विजिबिलिटी कम होती है। तो मैं समझता हूं कि ईरान को सारे तरीके अपनाने चाहिए और कर भी रहा होगा। तो अभी तो उसको अपने रिश्ते उन लोगों से रखने हैं जो उनके फास्ट फ्रेंड हैं या अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप हैं, उनसे रखने की उनकी अभी चुनौती है, न कि वो अमेरिका से किसी इजी गोइंग में वो जा सकते हैं। और हम सब समझते हैं कि इजराइल जो है उनका प्रिय देश है अमेरिका का, तो इजराइल की किसी बात को, किसी को नाखुश करके ईरान से करीब नहीं आना चाहेंगे। तो ये बाध्यता है, लेकिन ये जरूर है कि अपने देश को हर प्रधानमंत्री या सुप्रीमो को ये, चलिए जान लेते हैं अहमद साहब, अम्बेसडर मेरे साथ हैं, अम्बेसडर गौरी शंकर हैं और इनका बहुत लंबा अनुभव रहा है उस इलाके में काम करने का। अम्बेसडर साहब, मुझे एक बात बताइए, क्या सच में आपको लग रहा है कि खामनेई साहब डिप्लोमेटिक डायलॉग के लिए तैयार हैं, या वहाँ की जो सरकारें हैं वो सच में बात करना चाहती हैं? क्योंकि कतर ने, सऊदी अरेबिया ने, इन मुल्कों ने मीडिएशन करके जंग को थोड़ा तो डिले ज़रूर कराया है, लेकिन क्या आपको ये बात लगती है कि बैक चैनल डायलॉग की बात नहीं कर रहा हूँ सर मैं, दरवाजे के पीछे क्या बात हो रही है दैट आई अंडरस्टैंड, लेकिन इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को ये दिखाना और जताना तो ज़रूर चाहिए कि हम बात करना चाहते हैं। आपको लगता है कि खामनेई इज़ विलिंग टू टॉक अबाउट द अनरेस्ट, द टर्मोइल व्हिच इज़ गोइंग इन ईरान? डू यू थिंक सर? अमित जी जो आप कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल सेंसिबल चीज है। राइट सर। कि ईरान को इस समय अमेरिका से और वेस्टर्न कंट्रीज से एक मीडिएशन लेके बात करनी चाहिए, जिससे कि उनकी देश की समस्याओं का समाधान हो। राइट सर। लेकिन समस्या यह है कि एक तो खोमेनी जो है उनका और प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक पर्सनल दुश्मनी बहुत गहराई तक पहुंच गई है। राइट सर। आप जानते हैं कि पर्सनल ईगो बहुत बड़ा
प्ले करता है इन चीजों के अंदर। राइट सर। तो वो एक बहुत गहरी एक गहरी चीज है जो उसको बांटना बड़ा मुश्किल है। दूसरा मेरे को ऐसा लग रहा है कि ईरान चाहता है कि वो न्यूक्लियर ऑप्शन को किसी भी हालत में नहीं छोड़े, और अमेरिका चाहता है कि वो हर हालत में न्यूक्लियर ऑप्शन को छोड़े, तभी जाके आगे बढ़ सकता है। राइट तो सर। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज ये है कि जो बड़ा मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का, राइट सर। वो भी अमेरिका नहीं चाहता है, क्योंकि वो इजराइल जो है इमीडिएटली एक टारगेट बनता है उसके लिए। तो तीसरा चीज ये है। चौथी चीज ये है कि अमेरिका अगर डायलॉग करेगा इनके साथ, तो फिर इजराइल की सिक्योरिटी का प्रश्न जरूर उठेगा। और आप जानते हैं ईरान तो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो तो कहते हैं कि ये जियोनिस्ट स्टेट है, इसको खत्म करना है। तो इन चीजों को देखते हुए चार तो ये चीजें हो गई, प्लस आप जानते हैं कि हमास में और हिजबुल्लाह में और हुती में इजराइल का काफी बड़ा रोल रहा है, उनकी फंडिंग रही है, Right, sir. उनके इंसर्जेंट्स वहां गए हैं, उनको भी खत्म करना पड़ेगा। तो मेरे को नहीं लगता कि ईरान इस समय इन सब चीजों को नेगोशिएट करने के लिए तैयार है, और इसीलिए ये नेगोशिएशंस डायरेक्टली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर इन चीजों के ऊपर बैकडोर चैनल में अगर कोई प्रोग्रेस होती है न्यूक्लियर इश्यू के ऊपर, जो हिजबुल्लाह और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर, और जो उनका जो आपका मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर, और इजराइल की सिक्योरिटी के ऊपर, तब जाके ये आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, फेयर इनफ साहब। मैं संजीव सर के पास जाता हूँ। संजीव सर, जो बातें अहमद साहब कह रहे हैं या जो एम्बेसडर साहब ये बातें कह रहे हैं, बतौर विदेशी मामलों के जानकार आपको भी पता है कि अब दुनिया बहुत सुलझी हुई है। अगर कोई बड़ा ताकतवर मुल्क किसी मुल्क पर दबाव बनाता है तो उसके पास कम से कम ये रास्ता तो ज़रूर होता है कि वो मीडिएशन करे। और अरब कंट्रीज़ में बड़ी एकजुटता है, जो ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो खाड़ी के देश हैं, बहुत एकजुटता है। जैसे इराक, ईरान, तेहरान, अज़रबैजान, ये जो मुल्क हैं, ये सब बहुत साथ रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आखिरी मौका है ईरान के लिए कि वो मीडिएशन करके शांति का जो मामला है वो पीस टॉक्स कर ले, क्योंकि अगर अमेरिका के दोनों वॉरशिप्स खाड़ी देश में पहुंच गए और सब कुछ टैक्टिकली अमेरिका के हिसाब से हो गया, तो आपको पता है कि B-2 बॉम्बर पहुंचे थे, 7 दिन का वक्त मिला था बातचीत के लिए, अगले दिन हमला कर दिया था, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है डोनाल्ड ट्रंप, ये सब जानते हैं। संजीव सर। देखिए अमित जी, आपने ये जो डायलॉग का जो प्रश्न उठाया है और ये पॉइंट उठाया है, बहुत ही अच्छा है। और मैं भी मानता हूं कि डायलॉग के माध्यम से ईरान की इस्लामिक रिजीम अपनी जो चैलेंजेस को डील कर सकती है। लेकिन उस डायलॉग में मैं सबसे पहले इस बात को कहूंगा कि यदि ईरान की इस्लामिक रिजीम को किसी से सबसे पहले डायलॉग करने की आवश्यकता है, तो वो अपनी आवाम के साथ डायलॉग करने की आवश्यकता है। अपने जो असंतुष्ट लोग हैं, जो वहां पे प्रदर्शनकारी हैं, जो कि आर्थिक विषयों को लेकर के लगातार उनकी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, मुद्रास्फीति का आकाश छू रही है, रिटेल वस्तुओं के दाम आकाश छू रहे हैं, और जो रियाल का अवमूल्यन डॉलर के मुकाबले काफी हुआ है, और लोगों और ईरान के ऊपर पहले ही इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो ऐसे में जो ईरान के इस्लामिक रिजीम को चाहिए कि वो अपनी आवाम के साथ पहले डायलॉग स्थापित करे और आर्थिक समस्याओं को एड्रेस करे। दूसरा, ईरान की जो महिलाएं हैं उनके साथ वो डायलॉग स्थापित करे, और डायलॉग स्थापित नहीं करना ये सोल्यूशन नहीं होगा, बल्कि उनको जो उनकी मांगे चली आ रही हैं, महसा अमीनी की जो जिस तरीके से डिटेंशन में हत्या की गई, आरोप लगा करके कि उन्होंने हिजाब ठीक तरीके से नहीं पहना था, इस तरीके का जो कृत्य इस इस्लामिक रिजीम ने किया है महिलाओं के विरुद्ध, उसकी वजह से बहुत असंतोष और बहुत गुस्सा है। और ये आर्थिक विषय हो, चाहे वो महिलाओं के अधिकारों की बात हो, चाहे वो लोकतंत्र के समर्थक जो पहले ही सब पेश किए जा चुके हैं उनकी बात हो, सभी जो फैक्टर्स हैं, सभी जो धड़े हैं, वो कंपाउंडेड होकर के आज ईरान के इस्लामिक रिजीम के लिए उन्होंने सबसे बड़ा संकट पैदा किया है। तो सबसे बड़ा संवाद यदि किसी को स्थापित करना है तो ईरान के इस्लामिक रिजीम को अपनी जनता के साथ पहला संवाद स्थापित करना होगा। दूसरा, मेरा ऐसा मानना है कि ईरान की जो इस्लामिक जो रिजीम है, यदि वो अपने भविष्य में एक अपना बेहतर भविष्य चाहती है, तो उसे जो हमास, हिजबुल्लाह, हुती जैसे जो सर, पब्लिक तो खामनेई को हटाना ही चाहती है, बट खामनेई तो हटेंगे नहीं, पब्लिक तो चाहिए रही है सर। ये बवाल, ये मारपीट, ये आगजनी, ये हत्याएं, ये मौतें इसीलिए तो हुई हैं। लेकिन खामनेई को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक आदमी आता है, पब्लिक अपीयरेंस होती है, और वो पब्लिक के बारे में बात नहीं करता सर, अपनी कंट्री के वेलबींग के बारे में बात नहीं करता है, वो अमेरिका के बारे में बात करके चला जाता है। जी अमित जी, यही समस्या है। और ये मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसी तरीके का अप्रोच आयतुल्लाह खामनेई सुप्रीम लीडर का जारी रहा या ईरान के इस्लामिक रिजीम का जारी रहा, तो इनके जो संकट हैं वो बहुत बढ़ने जा रहे हैं।
और ये जो प्रेशर बिल्डअप अमेरिका पहले से देखिए करके रखा हुआ है और अमेरिका को मौके की तलाश है और ये इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस अगर ऐसे ही बढ़ते रहे और अपनी राष्ट्र की जनता के विषयों पर आप ध्यान ना दे करके सारा ब्लेम राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर ही आप थोप दें कि उन्होंने ही हत्या कराई है, जो 3,000 लोग मारे गए हैं, तो जाहिर है कि ये जो है मूल मुद्दों से भटकाने वाली बात हो गई। और ईरान के अंदर जो समस्याएं ऐसे अगर बढ़ती गई तो ईरान, मैं मानता हूं अमित जी कि ये अपने जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनसे ज्यादा गहरे हो जाएंगे कि इस रेजिम को संभाल पाना संभव नहीं होगा। और ऐसे में बाहर की ताकतें मिल करके और जो कि पहले से एक्टिव हैं, अमेरिका, मेरा ऐसा मानना है कि दबाव लगातार बना करके रखेगा और ऐसे में ये रेजिम कोलैप्स हो सकती है। तो ये ईरान के इस्लामिक रेजिम के लिए एक लास्ट चांस है, मेरा ऐसा मानना है कि वो अपने आप की जो पूरी अप्रोच को सुधारें और संवाद स्थापित करें अपने लोगों के साथ पहला और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भी, अमेरिका के साथ भी अगर वो संवाद कर सकते हैं तो करें, लेकिन उसके लिए उन्हें अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम्स के ऊपर जो इनका बहुत ही अति महत्वाकांक्षाएं जो हैं उसके बारे में पुनर्विचार करना होगा। अदरवाइज अमेरिका और इजराइल से भी डायलॉग की संभावना नहीं दिखाई देगी। तो ऐसे में ये जो पूरी स्थिति है ये ईरान की इस्लामिक रेजिम के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने जा रही है। लेकिन आपने जैसा कहा, दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि अभी भी जो अयातुल्लाह खामनेई है, सुप्रीम लीडर, वो मूल मुद्दों को एड्रेस करने की बजाय वो जो है अमेरिका के बारे में इस तरीके की बातें करके, बयान दे करके चले जाना, ये सही अप्रोच नहीं है। या वोटर सप्रेशन कर देना, वो सही अप्रोच नहीं है। अगर ऐसा ही सप्रेशन बढ़ता रहा तो फिर ये इस्लामिक रेजिम के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां पैदा होने जा रही हैं, ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। फेयर इनफ सर। अब जावेद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स कह भी रहे, इससे पहले कि मैं अपने डिफेंस एक्सपर्ट के पास जाऊँ, आपको नहीं लगता ये जिद, आप जैसे कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है, लेकिन देश को बचाना तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सुप्रीम लीडर हैं देश के, आप बैठे हुए हैं एक बंकर के अंदर, परमाणु बंकर के अंदर आप चुपचाप बैठे हुए हैं। बाहर कत्लो गारत आपकी जनता का हो रहा है, लोग मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और पूरा मुल्क, पूरी दुनिया एक मूक दर्शक बनी हुई है। आपको लगता है कि इतनी पॉलिटिकल समझ खामनेई साहब में नहीं है क्या, कि वो कम से कम बातचीत तो करें? वो बाहर आए, पब्लिक के बीच में जाए, तो वो अमेरिका की बात करके चले गए। उन्होंने जनता की कोई बात ही नहीं की कि पानी है कि नहीं देश में, बिजली है कि नहीं, महंगाई कैसे कंट्रोल होगी, सड़कों पर लोग मर रहे हैं भूखे प्यासे, वहां पर सूखा पड़ा हुआ है कई सालों से, कई वक्त से, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। सर, ये कैसी जिद है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन एक हाल ही में एक डेवलपमेंट हुआ, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इराक के जो मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर, वो जल्द ही कुछ हफ्तों पहले विजिट किया ईरान में, और वो इस पे चर्चा हुई, और इस चर्चा में ये बात जो है डिप्लोमेसी की शुरू हुई। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो अपनी टर्म्स है वो बिल्कुल क्लियर है, और कुछ वो खुमैनी को सूट नहीं करता है। तो खुमैनी की जो सूट नहीं करता है वो ऑप्शन आप जग जाहिर है कि क्या चाहते हैं खुमैनी अपने स्टेट में। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि हम अपनी मिलिट्री या अपनी जो डिप्लोमेसी है, जो इकोनॉमी जो प्रेशर है, वो लगातार बनाए रखना चाहता है और अपनी शर्तों पे ही उलाना चाहता है। तो आयतुल्लाह खुमैनी को डेफिनेटली उन ऑप्शन पे ख्याल और गौर करना चाहिए, बजाय इसके कि वो एक अपना सख्त अड़ियल रवैया अपना रहे हैं, जिससे लाखों जो नागरिक हैं, जो उनकी हेल्थ है, उनकी एजुकेशन है, तमाम उन पे असर पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पहल शुरू कर सकता है जो मित्र देश हैं, जैसे आपने बताया कि और भी मुल्क हैं वो बात करना चाह रहे होंगे। लेकिन मैं ये जरूर आपको बताना चाहूंगा कि जो दबाव है जिस तरह का अमेरिका का, वो मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ये माना जा सकता है। और मैं लगता हूँ कि युद्ध की खतरात टलेंगे और हालात बनेंगे कि दोनों में समझौता हो, या किसी हद तक समझौता हो, कुछ देर के लिए हो, लेकिन ये हालात टलने के लिए जो उनके मित्र देश हैं, खासतौर से रूस है और चाइना, जो इंटरनल तौर पे उनके मित्र देश हैं अरब के, जो बहुत ही दूरियां थी नजदीकियों में तब्दील हुआ है, तो इन्हीं में से कोई आएगा और जरूर अमेरिकन प्रेसिडेंट को राजी करने की कोशिश करेगा। तो हम लोग आशान्वित हैं, हम होपफुल हैं कि इस टेरिटरी की पीस और पूरे दुनिया में इसका असर विपरीत न पड़े। अगर वृद्धि होती है तेल के सप्लाई में, गैस बहुत बड़ा सप्लायर है दुनिया का, बड़े मुल्कों में सप्लायर में से, जो हमारा मुल्क भी उससे या साथी देश को बहुत मिल
ठीक है सर, बेहतर है मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बार मैप के जरिए आपको समझाते हैं कि ईरान के बाद, वेनेजुएला के बाद आखिर अब अमेरिका का अगला निशाना किस पर है, कौन सा वो मुल्क है जहां पर अमेरिका अब अगली बार हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, उस पर कब्जे की प्लानिंग कर रहा है। मेरे ठीक पीछे वॉल पर एक ग्राफिक्स आ रहा है, आप समझिएगा थोड़ा इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक डायलॉग क्या है, नैरेटिव क्या है, इस मैप के जरिए समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। देखिए, शहर नंबर 1 क्यूबा, अब क्यूबा उसके निशाने पर, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर का इलाका है, इसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं। कोलंबिया एक और देश है जहां पर अमेरिका अब चाहता है कि वहां पर हमला करे। इसके अलावा शहर पनामा नाम का एक शहर है, ये भी वेस्टर्न हेमिस्फीयर का इलाका है, ये लैटिन अमेरिका का इलाका कहा जाता है, वर्ल्ड मैप पे जब आप देखेंगे। उसके अलावा मैक्सिको, ये अमेरिका है, ये यहां पर कनाडा है। अमेरिका के ठीक नीचे बॉर्डर का जो इलाका है ये मैक्सिको का होता है, और मैक्सिको पर भी कब्जा करने की कोशिश में अब ट्रंप साहब पड़े हुए हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड पर बहुत बातचीत हो रही है, ग्रीनलैंड को लेकर नाटो भी लगातार उनसे नाराज है। अब ग्रीनलैंड पर वो कब्जा करना चाहते हैं। बहाना क्या बता रहे हैं? बहाना बता रहे हैं कि उन्हें गोल्डन डोम, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल की तर्ज पर, वो वहां पर इंस्टॉल करना चाहते हैं। और अब समझिए, वर्ल्ड मैप में समझिए ग्रीनलैंड इतना टैक्टिकली स्ट्रांग क्यों है, और क्यों कोलंबिया, पनामा, मैक्सिको और क्यूबा में वो हमला करना चाहते हैं। समझिए मैप में, जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये पूरा रशिया का इलाका है, ये साउथ चाइना सी है, ये वाला जो इलाका है जो आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, ये साउथ चाइना सी का इलाका है, ये रशिया का इलाका है, यहां पर चीन है। और ग्रीनलैंड से आप रास्ता देखें तो रशिया से ग्रीनलैंड, ये रशिया है, यहां से ग्रीनलैंड बहुत करीब है। अगर यहां से एयर अटैक रशिया करता है तो ग्रीनलैंड पे बहुत सीधे हमला होगा, और अगर ग्रीनलैंड पर रशिया कब्जा कर लेता है तो ग्रीनलैंड से अमेरिका की दूरी महज, अगर एरियल डिस्टेंस की बात करें तो बमुश्किल से 1.5 या 2 मिनट का है। रॉकेट के जरिए अगर सैपोसोनिक, हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक रॉकेट्स फायर होते हैं तो एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि अमेरिका डरता है रशिया से भी, और रशिया लगातार ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है क्योंकि यहां पर पहुंचना बहुत आसान है। ये पूरा समंदर का इलाका आप देखिए, रशिया के ऊपर जो है ये अटलांटिक ओशन का इलाका है, बिल्कुल सीधा रास्ता है। रशिया के जो वॉरशिप्स हैं या जो उनकी टैक्टिकल टीम है यहां से बहुत आसानी से पहुंच सकती है। दूसरा, चीन यहां पर है, और चीन के लिए भी रास्ता बहुत आसान है। चीन यहां पर अटलांटिक पैसिफिक ओशन, अरेबियन सी वाला इलाका, ये भारत का मैप आप देख रहे हैं, इसको अरेबियन सी वाला इलाका बोलते हैं पूरा। यहां से जब वो उसके जो वॉरशिप है यहां से आकर यहां पहुंचकर अमेरिका हमला कर सकते हैं। और इसी रास्ते से अमेरिका ने जो अपने 2 वॉरशिप भेजे हैं वो यहीं से होते हुए, साउथ चाइना सी से होते हुए वो आएंगे अरेबियन सी में, अरेबियन सी से होते हुए पैसिफिक ओशन में आएंगे, जो प्रशांत महासागर कहते हैं, प्रशांत महासागर से होते हुए ये अटलांटिक ओशन का इलाका है जहां पर ग्रीनलैंड है, यहां पर ये टैक्टिकली वॉरशिप प्लेस किए जाएंगे। तो बहुत खतरा है, और इसी खतरे की वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो डरे, उनको लगता है कि अगर उनके हाथ से ग्रीनलैंड निकल गया तो बहुत बड़ा खतरा होगा। और इसीलिए वहां पर वो जो इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, गोल्डन डोम की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो फाइटर जेट को, सुपरसोनिक मिसाइल्स को, एयर अटैक को, ड्रोन अटैक को नल और वॉइड कर सकता है, उसी को इंस्टॉल करने के लिए, उसी की जुगत में, उसी की जोड़ तोड़ में लगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट भी मेरे साथ हैं, जनरल अनुज माथुर सर। एक सवाल मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था और मैं चाहता हूं हम दर्शकों को समझाएं कि अमेरिका जिस तरह के बहाने बनाता है, जिस तरह का नैरेटिव देता है पूरी दुनिया में कि ये वजह थी इसलिए उस पर कब्जा कर लिया, वेनेजुएला डी-डॉलराइजेशन पर बात कर रहा था, क्रूड को लेकर ठीक से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस ठीक से वहां पर नहीं चल रहा था, उनकी बातें नहीं मान रहा था, ये बातें थोप कर वो लोगों पर हमला करते हैं, वहां पर कब्जा करते हैं, उनके वहां की पॉलिटिकल रिजीम को ध्वस्त कर देते हैं। अब बताइए, क्यूबा पर उनका निशाना अगला है, पनामा है, मैक्सिको है, अब इन देशों पर वो हमला करना चाहते हैं। सर, जनरल साहब, एक बात बिल्कुल साफ तौर पे क्लैरिफाई कर दूं। आवाज आ रही मेरी आपको? बिल्कुल सुन रहा हूं सर, बाबुलंद आ रही, बताएं। देखिए, एक बिल्कुल क्लैरिफाई आपको कर दूं कि ये क्यूबा की आपने बात करी, ये क्यूबा वही है जहां पर फिडेल कैस्ट्रो इनके लीडर्स हुए थे, राइट सर। उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए 11 अमेरिकी प्रेसिडेंट्स और 50-60 साल उनको लगे और उसको हाथ नहीं लगा पाए। देखिए, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, पहले भी मैंने यही बात कही थी कि इतना आसान नहीं होता है किसी भी देश के लिए दूसरे देश के ऊपर फिजिकली हमला करके उसको कैप्चर कर लेना। इतना आसान नहीं है। आप देखें, मैक्सिको से वो बात कर रहे हैं, कोलंबिया को उन्होंने कहा, कोलंबिया ने टके सा जवाब उनको दे दिया। इतना हर देश वेनेजुएला नहीं है। मैं आपको वजह बताता हूं, पूरी की पूरी वजह ग्रीनलैंड की और वेनेजुएला की और किसी की भी, वो मिलिट्री रीजन नहीं है, उसका रीजन इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स इस तरीके से है कि जो आर्कटिक रीजन है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से नेविगेबिलिटी आर्कटिक रीजन की बढ़ी है, और नेविगेबिलिटी बढ़ने की वजह से जो चीन और रूस के बीच में जो रास्ता है जहां से कि
इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है, वो रास्ता पहली बात ज्यादा समय के लिए खोल रहा है, और दूसरा वो रास्ता जो उनका ट्रेडिशनल रूट है एनर्जी के शिपमेंट का, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, और उसके बाद रेड सी, और उसके बाद सुएज कैनाल, और उसके बाद मेडिटेरेनियन, फिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, उससे 1/3 से भी कम हो जाएगा। तो उनको एक वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है कि उस ट्रेड रूट को अमेरिका जो है वो कंट्रोल करना चाहता है। एक बात और आपके दर्शकों को पता होनी चाहिए, अलास्का खरीदने से पहले अमेरिका का आर्कटिक रीजन में 1 मिलीमीटर का भी रोल नहीं था, बॉर्डर उनके साथ लगता नहीं था। आर्कटिक रीजन में उनका कोई दखल नहीं था, कोई वजह नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने अलास्का लिया, और अब उनकी ग्रीनलैंड पर नजरें हैं। 2-3 रीजन और बताऊंगा। एक रीजन आपने अमित बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि मिलिट्री स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीनलैंड बहुत वाइटल है, क्योंकि वहां से आप बहुत सारे रशियन और चाइनीज वेपन सिस्टम जो कि वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा 2-3 वजह और हैं। जहां तक सिक्योरिटी और कंट्रोल अमित ग्रीनलैंड का था, वो सिक्योरिटी और कंट्रोल ग्रीनलैंड का नाटो होने की वजह से आपके पास एज इट इज था। आपका मिलिट्री बेस वहां पर एज इट इज था। उसके अलावा क्योंकि वहां 2 चीजें और हैं, एक रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत बड़ा खजाना है, ऑयल और गैस का बहुत बड़ा खजाना वहां पर हो सकता है। तीसरी बहुत बड़ी चीज है, दुनिया का 10% पोर्टेबल वाटर, फ्रेश वाटर ग्रीनलैंड में अवेलेबल है, और वो बर्फ के फॉर्म में। सर, वहां पर यूरेनियम भी है, पोलेडियम भी है बहुत मात्रा में। तो यही वजह, अब मैं वही वजह बता रहा हूं कि आप ये देखेंगे कि इस प्रकार से, इसीलिए नेटो उसके ऊपर, यूरोपियन यूनियन है वो उसके खिलाफ जा रहे हैं। आज प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से मुझे लगता है कि अमेरिका एक बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन में आ गया है। सारे उनके जो ट्रेडिशनल ट्रस्टेड फ्रेंड्स थे, अलाइज थे, वो कहीं ना कहीं उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि आप जब डायलॉग और डिप्लोमेसी से ऊपर पावर और ताकत को उसके ऊपर रख के, जनरल साहब माफी चाहता हूं, बिल्कुल वक्त नहीं बचा है मेरे पास। सर, I'm very sorry, I left it no time। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। संजीव श्रीवास्तव सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ